22 दिसंबर 2001 शनिवार रात 10 बजे, न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका। हेलो मार्था। माइकल ने दरवाजे से प्रवेश करते हुए अपनी पत्नी मार्था को आवाज लगाई। पैकिंग पूरी हुई कि नहीं? याद है ना, कल ही हमें शिप से सिडनी जाना है। मार्था ने पहले एक नजर अपनी सो रही बेटी शेफाली पर डाली और फिर मुंह पर उंगली रखकर माइकल से धीरे बोलने का इशारा किया। शेफाली अभी अभी सोई है, जरा धीरे बोलिए। माइकल मार्था का इशारा समझ गया। इस बार उसकी आवाज धीमी थी। मैं तुमसे पैकिंग के बारे में पूछ रहा था। अधिकतर पैकिंग हो चुकी है, बस शेफाली और ब्रूनो का ही कुछ सामान बचा हुआ है। मार्था ने धीमी आवाज में माइकल को जवाब दिया। उधर ब्रूनो माइकल की आवाज सुन पूंछ हिलाता हुआ माइकल के पास आकर बैठ गया। माइकल ने ब्रूनो के सिर पर हाथ फेरा और फिर मार्था से मुखातिब हुआ। ये तो अल्बर्ट सर ने ब्रूनो के लिए सनरा इजिंग पर व्यवस्था करवा दी, नहीं तो उस शिप पर जानवर को ले जाना मना है और ब्रूनो को छोड़कर शेफाली कभी नहीं जाती, जाना भी नहीं चाहिए। मार्था ने मुस्कुराकर ब्रूनो की तरफ देखते हुए कहा। शेफाली खुद भी छोटी थी जब आप ब्रूनो को लाए। देखते ही देखते ये शेफाली से कितना घुल मिल गया। इसके साथ रहते हुए तो शेफाली को अपने अंधेपन का भी एहसास नहीं होता। ब्रूनो फिर खुशी से पूंछ हिलाने लगा, मानो उसे सब समझ आ गया हो। अल्बर्ट सर कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे, मैं उनका सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। माइकल ने फिर से बोलना शुरू किया। जैसे ही मुझे पता चला कि वो भी न्यूयॉर्क से सिडनी जा रहे हैं तो मैं अपने को रोक न पाया, इसीलिए मैं भी उनके साथ इसी शिप से जाना चाहता हूं। मगर यह सफर 65 दिनों का है। मार्था ने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा, क्या 2 महीने तक हम लोग इस सफर में बोर नहीं हो जाएंगे? अरे यही तो खास बात होती है शिप की। 2 महीने तक सभी झटों से दूर, कितना मजा आएगा। माइकल ने उत्साहित होकर कहा, और ये भी तो सोचो कि अल्बर्ट सर को भी टाइम मिल जाएगा शेफाली के साथ रहने का। वो जरूर इसकी परेशानियों को दूर करेंगे। इससे पहले कि मार्था कुछ और कह पाती, ब्रूनो की कुंकू की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। ब्रूनो सो रही शेफाली के पास खड़ा था और शेफाली को बहुत ध्यान से देख रहा था। दोनों की ही नजर अब शेफाली पर थी, जो बिस्तर पर सोते हुए कुछ अजीब से करवट बदल रही थी। साथ ही साथ वो कुछ बुदबुदा रही थी। माइकल और मार्था तेजी से शेफाली की ओर भागे। मार्था ने शेफाली को हिलाना शुरू कर दिया, पर वो बिल्कुल बेसुध थी। शेफाली अभी भी नींद में बड़बड़ा रही थी, पर अब वो आवाजें माइकल व मार्था को साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरा, लहरें, रोशनी, फायर, लाम, कीड़े, द्वीप। मार्था शेफाली की बड़बड़ाहट सुनकर अब बहुत घबरा गई थी। उसने तेजी से शेफाली को हिलाना शुरू कर दिया। अचानक शेफाली झटके से उठ गई। क्या हुआ मॉम? आप मुझे हिला क्यों रही है? शेफाली ने अपनी नीली नीली आंखें चमकाते हुए कहा। तुम शायद फिर से सपना देख रही थी। माइकल ने व्यग्र स्वर में कहा। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मैं कुछ देख तो रही थी, पर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। शेफाली ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, आप सो जाओ। मार्था ने गहरी सांस लेते हुए कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेफाली दोबारा से लेट गई। माइकल व मार्था अब शेफाली से दूर हट गए थे। यह कैसे संभव है मार्था? माइकल ने दबी आवाज में कहा, शेफाली तो जन्म से अंधी है, फिर इसे सपने कैसे आ सकते हैं? हर महीने ये ऐसे ही सपने देखकर बड़बड़ाती है। आप परेशान मत हो माइकल। मार्था ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माना कि जन्म से अंधे व्यक्ति सपने नहीं देख सकते, पर अपनी शेफाली भी कहां नॉर्मल है। देखते नहीं हो, वो मात्र 12 साल की उम्र में अंधी होकर भी अपने सारे काम स्वयं करती है और अजीब अजीब सी पहेलियां बनाकर हल करती रहती है। शेफाली दूसरों से अलग है, बस। माइकल ने भी गहरी सांस छोड़ी और उठते हुए बोला, चलो अच्छा, तुम बाकी की पैकिंग करो, मैं भी मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूं। 23 दिसंबर 2001
रविवार, दोपहर 2 बजे। सनराइजिंग न्यूयॉर्क का बंदरगाह छोड़कर मंथर गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। बंदरगाह को छोड़े हुए उसे लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। दिसंबर का ठंडा महीना था और सूर्य भी अपनी चमकती किरणें बिखेरता हुआ आसमान से सागर की लहरों पर अटखेलियां करती हुई अपनी परछाई को देखकर खुश हो रहा था। मौसम ठंडा होने के कारण सूर्य की गुनगुनी धूप सभी को बड़ी अच्छी लग रही थी। सनराइजिंग के डेक पर बहुत से यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ था। कोई डेक पर टहलकर इस गुनगुनी धूप का मजा ले रहा था, तो कोई अपने इस खूबसूरत सफर और इस शानदार शिप के बारे में बातें कर रहा था। सभी अपने अपने काम में मशगूल थे, परंतु एलेक्स, जो कि एक पोल से टेक लगाए हुए खड़ा था, बहुत देर से दूर स्लीपिंग चेयर पर लेटी हुई एक इटालियन लड़की को देख रहा था। वो लड़की दुनिया की नजरों से बेखबर बड़ी बेफिक्री से लेटी हुई सुनहरी धूप का मजा लेते हुए एक किताब पढ़ रही थी। एलेक्स की निगाहें बार बार कभी उस लड़की पर तो कभी उसकी किताब पर पड़ रही थी। दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक ना होने के कारण उसे किताब का नाम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। किताब का नाम वर्ल्ड फेमस बैंक रॉबरी होने के कारण ना जाने उसे क्यों बड़ा अटपटा महसूस हुआ। उसे उस लड़की की तरफ देखते हुए ना जाने कितना समय बीत चुका था, परंतु उसकी नजर उधर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। हाय क्रिस्टी। एक दूसरी लड़की अपना हाथ हिलाते हुए उस इटालियन लड़की की तरफ बढ़ी, जिसका नाम यकीनन क्रिस्टी था। व्हाट ए सरप्राइज, तुम इस तरह से यहां शिप पर मिलोगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ओ हाय लॉरेन। क्रिस्टी ने चैंक कर किताब को नजरों के सामने से हटाते हुए लॉरेन पर नजर डालते हुए खुशी से जवाब दिया, तुम यहां शिप पर कैसे? अच्छा ये बताओ, कॉलेज से निकलकर तुमने क्या क्या किया? इतने साल तक तुम कहां थी? और बस लॉरेन ने क्रिस्टी के मुंह को अपनी हथेली से बंद करते हुए कहा, अब सारी बातें एक साथ पूछ डालोगी क्या? चलो चलते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर आराम से एक दूसरे से सारी बातें पूछेंगे। तुम ठीक कहती हो, हमें कहीं बैठकर आराम से बात करनी चाहिए, और वैसे भी तुम मुझसे लगभग 3 साल बाद मिल रही हो। मुझे भी तो पता चले इन बीते हुए सालों में तुमने क्या क्या तीर मारे। ये कहकर क्रिस्टी लगभग खींचती हुई सी लॉरेन को लेकर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गई। एलेक्स, जो कि अब तक दोनों सहेलियों की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, उसकी निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ उस किताब पर थी, जो कि अनजाने में ही शायद वहां पर छूट गई थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वो किताब रखी हुई थी। अब उसने अपनी नजरें हवा में इधर उधर घुमाई। जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि इस समय किसी की नजरें उस पर नहीं है तो उसने धीरे से झुककर उस किताब को उठा लिया। वहीं पर खड़े खड़े एलेक्स ने उस किताब का पहला पृष्ठ खोला, जिस पर अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में क्रिस्टीना जोन्स लिखा था। एलेक्स ने चुपचाप किताब को बंद किया और धीरे धीरे उस स्थान से दूर चला गया, लेकिन जाते जाते वह अपने होठों ही होठों में बुदबुदाया, क्रिस्टी। 23 दिसंबर 2001 रविवार, दोपहर 2:15 सनराइजिंग। अरे यार, हम इतनी देर से आपस में बातें कर रहे हैं, क्रिस्टी ने हल्के से अपने माथे पर चपत लगाते हुए कहा, पर मैंने तुमसे अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, जो कॉलेज में तुमको चुपके चुपके लेटर लिखा करता था। छोड़ो यार, लॉरेन ने थोड़ा दुखी स्वर में कहा, तुमने भी क्या याद दिला दिया? क्या हुआ? वो तुझे छोड़कर भाग गया क्या? क्रिस्टी ने मजाकी या अंदाज में बोला। भाग कर कहां जाएगा? लॉरेन ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया था, तो अभी भी मेरे साथ, और वो भी इसी शिप पर। क्रिस्टी ने हवा में हाथ नचाते हुए शायराना अंदाज में कहा, अरे वाह, और ये तू सबसे बाद में बता रही है। अच्छा छोर, ये बता, तू उससे मुझे कब मिलवा रही है? क्या खाक मिलवा रही हूं? लॉरेन की आवाज में अभी भी दुख भरा था। उसने इस शिप पर
मुझसे तक से तो मिलने से मना कर रखा है, फिर तुझे उससे कैसे मिलवाऊं? ये क्या बात हुई? क्रिस्टी ने चहक कर कहा, अरे वो तेरा बॉयफ्रेंड है या कोई जासूस जो वो तुझसे भी नहीं मिलना चाहता। वो कह रहा था कि उसके कुछ दुश्मन भी इसी शिप पर है जो कहीं मुझे उससे मिलते देखकर मेरे पीछे ना पड़ जाए। एनलोरे ने कहा, इसलिए उसने शिप पर मुझसे मिलने से मना कर रखा है। अच्छा मिलवाना छोड़ो, उसकी कोई फोटो तो मुझे दिखा सकती हो। आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो सूरमा जो मेरी सहेली के रातों की नींद उड़ाए है। क्रिस्टी ने लॉरेन के चेहरे के पास हवा में हाथ हिलाते हुए कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ फोटो तो दिखा सकती हूं। लॉरेन ने स्वीकृति से सिर हिलाते हुए कहा, मगर एक शर्त है, तुम और किसी से कुछ नहीं बताओगी। अरे यार, मेरा इस शिप पर और कोई जानने वाला है ही नहीं, फिर भला मैं किसे बताऊंगी? लेकिन अगर तू नहीं मानती है तो ले, मैं प्रॉमिस करती हूं। क्रिस्टी ने बाकायदा चुटकी से गला पकड़ते हुए प्रॉमिस करने वाले अंदाज में कहा कि किसी से भी नहीं बताऊंगी। फिर ठीक है, मैं तुम्हें कल उसकी फोटो जरूर दिखाऊंगी। लॉरेन ने हामी भरते हुए कहा, अच्छा ये बता कि तेरे उन दोनों शौक का क्या हुआ? क्रिस्टी ने एक के बाद तुरंत दूसरे सवाल का गोला दागा। आज भी नई नई भाषाएं सीख रही है या नहीं? मैं जिद्दगी में सब कुछ भूल जाऊं पर अपने शौक को नहीं भूलती। लॉरेन ने पूर्ण आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, भाषाएं तो मैं आज भी सीख रही हूं, बल्कि यह कहा जाए कि अब मुझे कुछ भाषाओं जैसे फ्रेंच, उर्दू आदि में तो महारत हासिल हो गई है। बाकी रही बात दूसरा शौक डांस करने की, तो मैं आज भी वो कर रही हूं, बल्कि उसी की वजह से तो मैं आज इस शिप पर हूं। मैं कुछ समझी नहीं। क्रिस्टी ने ना समझने वाले भाव से लॉरेन की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल कॉलेज से निकलने के बाद मैंने अपने इस शौक को प्रोफेशन बनाने के लिए सोचा। लॉरेन ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और फ्रांस की सबसे फेमस ड्रीम्स डांस ग्रुप में अपना बायोडाटा भेजा। यहां पर मेरी किस्मत अच्छी रही क्योंकि उस डांस ग्रुप की एक मुख्य डांसर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने से उस समय वहां पर एक जगह भी खाली थी। उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा और मुझे डांस टेस्ट के लिए बुलवा लिया, जिसमें मेरे अच्छे परफॉर्मेंस के कारण मुझे चुन लिया गया। उसी डांस ग्रुप को इस शिप पर डांस प्रोग्राम के लिए रखा गया है, इसलिए मैं उस ग्रुप के साथ आज यहां पर हूं। 1 मिनट, ड्रीम्स डांस ग्रुप। क्रिस्टी ने अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी दानी कंटी पर धीरे धीरे चोट करते हुए सोचने वाले अंदाज में कहा, कहीं ये जेनिथ वाला डांस ग्रुप तो नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक, मैं उसी ग्रुप में इस समय परफॉर्म कर रही हूं और जेनिथ तो इस समय मेरी सबसे खास दोस्त है। यहां तक कि मैं और वो इस समय शिप में एक ही रूम में रुके हुए हैं। अच्छा छोड़ो मेरी बातों को। लॉरेन ने कुछ सेकंड रुककर फिर बोलना शुरू किया, ये बताओ तुम मेरे बारे में ही पूछती रहोगी या फिर कुछ अपने बारे में भी बताओगी? तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो जिम्नास्टिक का बहुत शौक था। कॉलेज वाले सारे दोस्त तुम्हें रबर की गुड़िया कहा करते थे। कहा यार, क्रिस्टी ने निराशा भरे स्वर में कहा, कॉलेज से निकलने के बाद तो डैड ने मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिजनेस में फंसा दिया और उसमें मैं ऐसा फंसी कि मुझे अपना शौक पूरा करने का टाइम ही नहीं मिला। और जब से डैड एक्सपायर हो गए तब से तो मेरे पास समय और भी ना बचा। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड, लेकिन ये बता कि तेरे डैड तो अभी अच्छे भले थे, फिर वो कैसे एक्सपायर हो गए? लॉरेन ने क्रिस्टी के दुख में दुखी होते हुए कहा, दरअसल उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। कहते कहते एकाएक क्रिस्टी का चेहरा लावे की तरह धधकने लगा, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। मर्डर? लॉरेन के शब्दों में आश्चर्य था। अरे छोड़ो यार, क्रिस्टी ने सामान्य होते हुए मुस्कुराने की एक असफल कोशिश करते हुए कहा, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। ना बाबा ना। लॉरेन ने घड़ी पर निगाह डालते हुए कुर्सी से उठते हुए कहा, समय बहुत हो रहा है, आपस में बातें करते करते समय का तो पता ही नहीं चला।
शाम को हम लोगों का इस शिप पर पहला शो है। अभी शो के लिए हमें काफी तैयारियां भी करनी है। जेनिथ भी मेरी राह देख रही होगी। मुझे अब चलना चाहिए। ये कहते हुए उसने पास में रखे उस कॉफी के बिल पर साइन कर अपना रूम नंबर डाल दिया, जो कुछ देर पहले उसके इशारे पर वेटर वहां रख गया था। और फिर क्रिस्टी को बाय करती हुई रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल गई। क्रिस्टी उसे अंत तक देखती रही, जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल ना हो गई। फिर धीरे से वो भी उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। अगर वो पीछे पलट कर देखती तो उसे वो दो आंखें जरूर दिखाई दे जाती, जो बहुत देर से खूनी नजरों से लगातार उन पर और उनकी बातों पर नजर रखे थी। उसके जाने के बाद धीरे से वो साया भी उठा और रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। 23 दिसंबर 2001 रविवार, सनराइजिंग। एलेक्स बहुत मुश्किल से क्रिस्टी का रूम नंबर पता कर पाया था, यहां तक कि उसे क्रिस्टी का रूम नंबर जानने के लिए एक वेटर को पटाकर उसे $20 भी देने पड़े थे। अंततः वो रूम नंबर 221 के आगे खड़ा था। उसने पहले अपने हाथ में पकड़ी वर्ल्ड फेमस बैंक रॉबरी को ठीक ढंग से पकड़ा और फिर अपने आप को देखते हुए अपनी टाई की नॉट सही की व गले को ठीक ढंग से खखार कर साफ किया। अब उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली डोरबेल के बटन पर थी। एक बार बटन दबाकर उसने जल्दी से हाथ हटा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कई बार बेल बज जाने पर खोलने वाला गुस्से में ना बाहर निकले। कुछ देर के इंतजार के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने डरते डरते पुनः बेल बजाई। तभी अंदर से कहीं सिटकनी खुलने की आवाज आई और सिर में टावेल लपेटे हुए क्रिस्टी ने दरवाजा खोला। सिर पर लिपटा टावेल और गले के आसपास भीगा कपड़ा इस बात का द्योतक था कि वो नहा रही थी। उसके चेहरे पर भी कहीं कहीं पर पानी की बूंदें उसकी मानिंद चिपकी हुई थी। एलेक्स मंत्रमुग्ध सा अप्रतिम सुंदरता की उस प्रतिमा को निहार रहा था। वो शायद ये भी भूल गया कि वो यहां आया किस लिए है। उधर जब क्रिस्टी के 2 बार पूछने पर भी एलेक्स सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आया तो क्रिस्टी ने अपने सीधे हाथ से दरवाजा छोड़कर जोर से एलेक्स की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, मिस्टर, मैं तुमसे ही कह रही हूं। बार बार घंटी क्यों बजा रहे थे? क्या काम है आपको? एकाएक एलेक्स ऐसे हड़बड़ा गया जैसे वो सोते से जागा हो। हेलो, मेरा नाम एलेक्जेंडर ओतानोव है। एलेक्स ने अपनी भूरी भूरी आंखों से क्रिस्टी को निहारते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आप प्यार से मुझे एलेक्स कह सकती हैं। हेलो। क्रिस्टी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे क्रिस्टी कहते हैं, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। एलेक्स ने धीरे से क्रिस्टी का हाथ उठाकर चूमा और फिर इस तरह शाइस्तगी से उसे छोड़ा मानो वह हाथ न होकर कांच का कोई शोपीस हो। क्रिस्टी की सवालिया निगाहें पुनः एलेक्स पर थी। एलेक्स ने धीरे से अपने दाहिने हाथ में पकड़ी वो किताब जिसे अब तक वो छिपाने का प्रयास कर रहा था, क्रिस्टी की तरफ बढ़ा दी। ये किताब आप डेक पर ही भूल गई थी। मैं यही आपको वापस करने आया हूं। एलेक्स ने अपने स्वर को बहुत नम्र बनाते हुए जवाब दिया। ओह, थैंक यू थैंक यू। क्रिस्टी ने आभार प्रकट करते हुए किताब को धीरे से ले लिया। उसकी निगाह फिर एलेक्स पर पड़ी, मानो वो पूछना चाहती हो कि क्या अब मैं दरवाजा बंद कर सकती हूं। पर एलेक्स की तरफ से कोई जवाब न पाकर वो धीरे से पीछे हटी। एलेक्स को ऐसा लगा कि यदि वो तुरंत कुछ ना बोला तो क्रिस्टी दरवाजा बंद कर लेगी। मुझे आपका रूम नंबर पता करने के लिए $20 खर्च करने पड़े, एलेक्स हड़बड़ा कर बोला, फिर तुरंत चुप हो गया। उसे लगा कि वो जल्दबाजी में गलत बोल गया। $20। क्रिस्टी ने हंसकर किताब का पिछला पेज एलेक्स के चेहरे के आगे कर दिया। आपने ज्यादा दे दिया मिस्टर, ये किताब तो मात्र $15 की है। हाँ, लेकिन अब आप किताब मेरे पास लेकर आई हैं, तो फिर मैं आपके $20 आपको जरूर दूंगी। ये कहकर जैसे ही क्रिस्टी अंदर जाने के लिए पलटी, एलेक्स ने उसे टोक दिया, एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे। क्रिस्टी पुनः पलटते हुए बोली, अच्छा, मैंने तो समझा आप शायद इसीलिए रुके हुए हैं। नहीं, वो मैं तो
क्या आप आज रात का डिनर मेरे साथ ले सकती हैं? एलेक्स ने एकाएक घबरा हठछोड़पूर्ण आत्मविश्वास से क्रिस्टी की आंखों में झांकते हुए कहा। वाट? क्रिस्टी एकाएक एलेक्स के टॉपिक चेंज कर देने से बौखला उठी। क्या आप आज रात का डिनर मेरे साथ ले सकती हैं? एलेक्स ने किसी घिसे पिटे टेप रिकॉर्डर की तरह रिप्ले होकर फिर से वही डायलॉग दोहराया। इस बार क्रिस्टी के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। वो धीरे से अपना चेहरा एलेक्स के चेहरे के सामने लाकर बोली, सुनिए मिस्टर, मैं अजनबियों के साथ डिनर पर नहीं जाती। आप कोई और दरवाजा खटखटाइए। ये कहकर वो फिर से दरवाजा बंद करने लगी। ये देखकर एलेक्स ने पुनः एक बार उसे रोक दिया। एक मिनट रुकिए तो। चलिए, अच्छा आप डिनर पर नहीं जाना चाहती हैं तो मत जाइए, पर यह तो बता दीजिए कि हम कल कहां पर मिले। मैं अजनबियों से ज्यादा बातें करना भी पसंद नहीं करती। इस बार क्रिस्टी ने थोड़ा झुंझलाकर गुस्से में कहा, अब आप जा सकते हैं। और हां, ये समझ लीजिए कि आपके $20 बेकार चले गए। ये कहकर क्रिस्टी ने धड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। एलेक्स दरवाजे पर अकेला रह गया, लेकिन उसके और दरवाजे के बीच एक चीज और रह गई, और वो थी शैम्पू व सेंट की भीनी भीनी खुशबू, जो कि कुछ देर पहले क्रिस्टी के शरीर से उठ रही थी। एलेक्स वहां खड़ा कुछ देर सोचता रहा और फिर जोर जोर से सांस लेता हुआ बुदबुदाया, मेरे $20 बेकार नहीं जाएंगे मिस क्रिस्टी। उससे ज्यादा की तो मैं खुशबू ही यहां से लेता जाऊंगा। 23 दिसंबर 2001 रविवार शाम 7 बजे सनराइजिंग का डिनर हॉल सनराइजिंग की ही तरीके से अत्यंत विशालकाय था। थोड़ी थोड़ी दूर पर बड़े ही करीने से कुछ गोल टेबल व उसके इर्द गिर्द 4 से 4 कुर्सियां लगी हुई थी। हॉल की एक साइड में एक बहुत बड़ा अर्धचंद्राकार स्टेज बना था, जिसके चारों ओर कांच के लगे पारदर्शक पत्थरों के पीछे सैकड़ों रंग की लाइटें लगी हुई थी। स्टेज का फर्श और दीवारें भी उसमें लगी लाइटिंग के कारण चमक उत्पन्न कर एक अद्भुत छटा बिखेर रहा था। वो हॉल उस समय किसी छोटे से स्टेडियम की भांति प्रतीत हो रहा था। इसी स्टेज पर डांस ग्रुप को परफॉर्म करना था। स्टेज के एक किनारे पर अनाउंसमेंट के लिए एक लकड़ी का पोडियम लगा था, जिसमें एक माइक फिक्स था। हॉल के एक साइड में एक बड़ा सा बार काउंटर भी बना था, जिसके पीछे दुनिया के हर अच्छे ब्रांड की बियर, विस्की व शैंपेन लगी थी। डिनर हॉल की फर्श व छतों पर लगा शानदार कारपेट उसकी शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर वो हॉल सभी सुविधा से युक्त एक 5 सितारा होटल सा नजारा प्रस्तुत कर रहा था। हॉल की लगभग सभी कुर्सियां भरी हुई थी। कुछ लोग डिनर ले रहे थे तो कुछ बियर व विस्की की चुस्कियां ले रहे थे। तभी स्टेज पर सफेद ड्रेस पहने कुछ लोग आकर खड़े हो गए। देखने से ही लग रहा था कि ये सभी शिप के चालक दल व उसके सहायक हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने आगे आकर माइक को संभाल लिया। उसके कंधे पर झलक रहे स्टार व उसके सीने पर लटक रहे असंख्य मेडल इस बात का सबूत थे कि वही इस शिप का कैप्टन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दें, मैं इस शिप का कैप्टन हूं और आज इस शिप के पहले और ऐतिहासिक सफर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि ये शिप सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। कुछ क्षण रुककर कैप्टन ने फिर बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना व अपने सहायक दल से परिचय कराना चाहूंगा। मेरा नाम सुयश है। मैं मूलतः भारत का रहने वाला हूं। मुझे समुद्री यात्राओं का भरपूर अनुभव है। मेरे इतने अनुभव की वजह से ही मुझे इस शानदार शिप का कैप्टन बनाया गया है। मेरे पीछे खड़े दाहिने से पहले व्यक्ति असिस्टेंट कैप्टन रोजर, इसके बाद सेकंड असिस्टेंट कैप्टन असलम, फिर सिक्योरिटी इंचार्ज लारा, उसके बगल उनके असिस्टेंट ब्रैंडन, फिर इस तरीके से कैप्टन सभी का परिचय कराने के बाद पुनः बोला, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नियम और कानून का बहुत पक्का आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस शिप पर एक परिवार की तरीके से रहें। किसी भी यात्री को अगर इस शिप पर किसी तरीके की परेशानी आती है
तो आप 555 नंबर पर सीधे सिक्योरिटी इंचार्ज से बात कर सकते हैं। आप सभी इस शिप पर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के रुचियों को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी सुविधाएं रखी गई हैं। आप इन सभी सुविधाओं का पूरा आनंद उठा सकते हैं। और अब अंत में मैं आपके इस खुशनुमा सफर की मंगल कामना करता हूं। और अब आपके लिए पेश है फ्रांस का मशहूर ड्रीम्स डांस ग्रुप। इतना कहकर कैप्टन सुयश माइक छोड़कर स्टेज से उतर गया और उसके साथ स्टेज से सारे चालक दल के लोग भी चले गए। इसी के साथ पूरे हॉल की लाइट धीमी कर दी गई। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी स्टेज पर दूर कहीं से एक रोशनी गोले के रूप में पड़ी। इस रोशनी के गोले में तेज चमक मारती हुई गुलाबी पोशाक पहने जेनिथ दिखाई दी। इस तरीके से रोशनी का गोला थोड़ा स्टेज पर आगे बढ़ा। उस छोटे गोले के पीछे एक और रोशनी का बड़ा गोला उभरा, जिसमें लॉरेंस सहित बाकी डांसर्स आते दिखाई दिए। धीरे धीरे हल्की म्यूजिक पर डांस शुरू हुआ। सभी मंत्रमुग्ध से इस शानदार डांस का आनंद उठा रहे थे। मजा आ गया यार। फ्रांस की मशहूर डांसर जेनिथ इस शिप पर। अब हमारा सिडनी तक का सफर बहुत अच्छा रहेगा। जैक ने जॉनी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। कहां है जे डॉटनी? था जॉनी ने पैग उठाते हुए लड़खड़ाती जुबान में पूछा। अरे वो देख सामने स्टेज पर। जैक ने स्टेज की ओर मुंह घुमाते हुए कहा। यार मुंह डॉट जे तो पता ही नहीं था कि शी पर जेनिथ भी है। जॉनी पूरी तरह से नशे की तरंग में था। मुझे ही कहां पता था। वो तो कैप्टन ने इसके बारे में जब अनाउंसमेंट किया तब मुझे पता चला। जैक ने जेनिथ को देखते हुए कहा। क्या कहा? हाँ, कैप्टन ने इस के बारे में भी अनाउंस किया था। जॉनी ने झूमते हुए कहा। मैं तो समझा कैप्ट न खाली बकवास कर रहा था। अबे पीना छोड़, डांस देख डांस। जैक ने जॉनी की खोपड़ी अपने हाथों से पकड़कर जबरदस्ती स्टेज की ओर घुमा दी। हाँ ये यार क्या नाचती है? जॉनी ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा। और सकी सफेद ड्रेस कितनी शानदार है। सफेद ड्रेस। जैक ने आश्चर्य से जॉनी की ओर देखा, पर जेनिथ तो गुलाबी ड्रेस पहने हैं। फिर ये कौन नाच रहा है? इस बार जॉनी के स्वर में उलझन के भाव थे। जैक ने जॉनी की तरफ देखा और उसकी निगाहों का पीछा करते हुए जब उस दिशा में देखा जिधर जॉनी देख रहा था, तो अपनी खोपड़ी पीट ली। अरे गधे, धेतु जिसे जेनिथ समझ रहा है वो वेटर है और वो आर्डर सप्लाई कर रहा है। कितनी बार कहा कम पिया कर, पर मेरी मानता ही नहीं। वो वेटर है, मैं तो ओ से ही जे नी था समझ रहा था। जॉनी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये वेट नाच क्यों रहा है? अरे वो नहीं नाच रहा है, नशे के अधिक हो जाने से तेरी खोपड़ी झूम रही है। जैक ने झुंझलाकर कहा और एक बार फिर उसकी खोपड़ी पकड़कर स्टेज की ओर घुमा दी। उधर जेनिथ का डांस समाप्ति की ओर था। अब रोशनी का गोला सिर्फ जेनिथ के ऊपर था। देखते ही देखते जेनिथ उछलकर एक पैर के पंजों पर खड़ी हो गई। उसका दूसरा पैर अब हवा में था। जेनिथ ने अब दोनों हाथों को दो अलग अलग दिशाओं में फैलाकर पंखे की भांति नाचना शुरू कर दिया। ये एक अलग तरह के डांस का प्रकार था जिसे फुएट के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे म्यूजिक में भी तेजी आती गई और इसके साथ साथ जेनिथ के घूमने की स्पीड भी तेज होती गई। कुछ ही सेकंड में वो इतनी तेजी से घूमने लगी कि उसका चेहरा भी दिखना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती गई और म्यूजिक के बंद होने के साथ वो भी रुक गई। उसके रुकते ही पूरा हॉल तेज रोशनी व दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। अभिवादन करके वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसकी नजर बार काउंटर पर बियर पी रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखकर वो होठों ही होठों में बुदबुदाई, मेजर तौफीक यहां पर। उसके बाद वो पलटी और अपने ग्रुप के साथ स्टेज से चली गई और दोस्त तो इसी के साथ
समुद्र का रहस्य कहानी का पहला एपिसोड यही तत्म होता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलता हूं इसके अगले भाग या किसी अन्य वीडियो में।